बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम हीमाटोलॉजी पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमने वाइट ब्लड सीरीज़ को स्टार्ट किया था। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर को स्टार्ट किया था। तो पहली हमारी वीडियो जो थी वो थी बेसिक ल्यूकीमिया के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हमने ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहली वीडियो का जो है वो क्विक रिव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ब्लड कैंसर को हमको क्या, जो भी ब्लड कैंसर होता है हमारा, उसको हम ल्यूकीमिया कहते होते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई बोन मैरो कैंसर है तो उसको हम ल्यूकीमिया का नाम दिया था। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारी बोन मैरो के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है, जैसा कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि प्लेटलेट्स को आपने कभी भी सेल्स का, ब्लड सेल्स का नाम नहीं देना, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होती है ये आउट ग्रोथ डिटैच होती है। मेगा कैरियोसाइट्स होता है हमारी बोन मैरो के अंदर एक एक बड़ा न्यूक्लियस, जिसके सेल से डी आउट ग्रोथ हुई होती है, और वो आउट ग्रोथ जो होती है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, और एक वक्त आता है वो डिटैच होकर ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है, और उसको हम प्लेटलेट्स का नाम दे देते होते थे। इसलिए हमने कहा था कि आपने कभी भी प्लेटलेट्स को सेल्स का नाम नहीं देना। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि एक स्टेम सेल्स होता है। स्टेम सेल्स ऐसा सेल होता है जो कि चाहते हुए किसी भी चीज़, किसी भी सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हेमेटोपोइसिस, फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल्स। हेमेटोपोइसिस के लिए हमने कहा था कि हमारी बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम होता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक हो गया। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कहते होते हैं। इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स होती है, एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होती है और एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती है। माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। एरिथ्रोपोइसिस के मतलब ये है कि आर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होना। ठीक हो गया। एरिथ्रोब्लास्ट, फ्यूचर में एरिथ्रोपोइसिस से एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। फिर फ्यूचर में एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स होती है। ये पार्शियली मैच्योर सेल्स होते हैं। जितने ज़्यादा रेटिकुलोसाइट्स होंगे उतने ज़्यादा आगे एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे। एरिथ्रोसाइट्स मैच्योर आरबीसी होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अडल्ट के अंदर, नॉर्मली मेल के अंदर 5 लीटर से लेके 5.5 लीटर तक होता है, और फीमेल के अंदर 4.5 से 5 तक होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ल्यूकोब्लास्ट हो गए। ल्यूकोब्लास्ट इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, ये आगे कन्वर्ट होते हैं ल्यूकोसाइट्स में, मैच्योर वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहते होते हैं। ठीक हो गया। इनकी आगे फर्दर 3 टाइप्स होती है, जैसा कि बेजोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद आ जाता है थ्रम्बोपोइसिस, मतलब ये कि फॉर्मेशंस ऑफ प्लेटलेट्स। पोइसिस का जहाँ पे भी वर्ड्स आ जाए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। इससे आगे मेगा कैरियोब्लास्ट बनती होती है। मेगा का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर सेल। ठीक हो गया। ऐसा इमेच्योर सेल जिसके अंदर बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया। आगे मेगा कैरियोसाइट्स बनती है। ठीक हो गया। मेगा कैरियोसाइट्स से फिर प्लेटलेट्स, जो कि मैंने कहा था कि एक आउट ग्रोथ होती है जो डिटैच होती है, वो प्लेटलेट्स। हमने कहा था कि प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल हमारी बॉडी में लेवल होता है वो होता है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक। अगर तो 1.5 लाख से कम है तो उसको हमने कहा था थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ठीक हो गया। और अगर मोर देन 4.5 लाख है तो उसको हमने थ्रम्बोसाइटोसिस का नाम दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद मोनोसाइटोपोइसिस, फॉर्मेशंस ऑफ मोनोसाइट्स, इससे मोनोब्लास्ट बनते हैं फ्यूचर में, जो कि इमेच्योर सेल्स होते हैं। फिर मोनोसाइट्स से आगे, मोनोसाइट्स बनती है। मोनोसाइट्स जब आपकी ब्लड वेसल्स, जब बोन मैरो में होती हैं तो ये मोनोसाइट्स होते हैं, और जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये टिश्यू स्पेसिस में जाते हैं, टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे ये मैक्रोफेज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक टी लिम्फोब्लास्ट होते हैं और एक बी लिम्फोब्लास्ट होते हैं। ये एक नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बी लिम्फोब्लास्ट से बी लिम्फोसाइट्स बनते होते हैं, टी लिम्फोब्लास्ट से टी लिम्फोसाइट्स बनते होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती है, एक टी हेल्पर सेल्स होती है और एक टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। टी हेल्पर सेल्स को हम CD4 भी कहते हैं और टी हेल्पर सेल्स को हम CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते होते हैं। ये जो टी हेल्पर सेल्स होता है ये
बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर काम करता है और ये बी लिम्फोसाइट्स से मैच्योर प्लाज्मा सेल्स बनाता है और प्लाज्मा सेल्स से फ्यूचर में एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ रोल प्ले करती है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर तो माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स का कैंसर हो जाता है, जैसा कि ल्यूकोब्लास्ट हो गया, मेगा कैरियोब्लास्ट हो गया, एरिथ्रोब्लास्ट हो गया, इनके कैंसर को हम कहते थे एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि अगर लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स जैसा कि बी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट, इनका कैंसर हो जाता है तो इसको हमने कहा था कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी होगा। उसके बाद हमने कहा था कि अगर तो माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के मैच्योर सेल्स जैसा कि एरिथ्रोसाइट्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए और जैसा कि प्लेटलेट्स हो गए, इनका कैंसर हो जाता है तो इसको हमने कहा था कि क्रोनिक। जब भी मैच्योर सेल्स का कैंसर हो तो आपने वर्ड कभी नहीं भूलना क्रोनिक का, तो इसको हम कहते होते थे क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया। ठीक हो गया। और अगर लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के मैच्योर सेल्स जैसा कि टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इनका कैंसर हो जाता है तो इसको हमने कहा था कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। सो यहाँ तक हमारी ये बात थी। उसके बाद हमने कहा था कि एज ऑनसेट को आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में एज का पता होना ज़रूरी है। ये इससे आप कन्फर्मेटरी डायग्नोज आसानी से बना सकते हैं। ठीक हो गया। हमने कहा था कि बाय बर्थ से लेके 20 ईयर तक होने वाले ल्यूकीमिया को हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि 20 ईयर टू 40 ईयर तक होने वाले ल्यूकीमिया को, मतलब ये कि मिड एज होने वाले ल्यूकीमिया को हम एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि अगर तो 60 टू 85 ईयर के दौरान होने वाले ल्यूकीमिया को हम क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके बाद हमने फोर्थ टाइप जो हमने पढ़ी थी उसमें कहा था कि 40 ईयर की एज में मोस्टली जो ल्यूकीमिया होता है वो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है। उसके बाद हमने कहा था कि ल्यूकीमिया के पेशेंट आपके साथ हॉस्पिटल में जो होते हैं वो कन्फर्मेटरी क्लिनिकल फ़ीचर नहीं होते। उनके क्लिनिकल फ़ीचर जो होते हैं वो जैसा कि और डिजीज़ में भी क्लिनिकल फ़ीचर पाए जाते हैं, नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फ़ीचर के साथ आपके पास हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, फटीक हो गया, लॉस ऑफ वेट हो गया। ये तो बात आपने कभी नहीं भूलनी, जब भी किसी बंदे को कैंसर होगा उसका वेट लॉस ज़रूर होगा। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब ये कि नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फ़ीचर के साथ प्रेजेंट करते हैं, कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल फ़ीचर नहीं होता। उसके बाद हमने एक क्लिनिकल केस पढ़ा था जिससे हमें पता चल गया था कि इनके अंदर क्लिनिकल फ़ीचर जो आते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको हमने कैसे आगे कन्फर्मेटरी डायग्नोस उनसे करना होता है। A 7-year-old male patient brought by their parent to the oncology ward. Dr. Shahid on duty. History of patient was vomiting. देखें पहला जो आ गया वोमिटिंग, फटीक। वोमिटिंग अब डायरिया में भी हो सकती है, मतलब ये कि एक बंदा जा रहा है, उसने जो है वो रेस्टोरेंट से अनहाइजेनिक फ़ूड खाया और फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस एनीमिया की वजह से हो सकती है। उसके बाद इजी ब्लीडिंग, ये देखें अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स का लेवल कम है तब भी ब्लीडिंग हो सकती है, हम ये तो नहीं कह सकते कि बंदे को कैंसर है। उसके बाद डॉक्टर शाहिद ने क्या किया कि उस बंदे का फिर डायग्नोज बनाने के लिए सीबीसी करवाई और सीबीसी ने डॉक्टर शाहिद को शो किया कि उसके अंदर प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और एचबी का लेवल जो है वो डिक्रीज़ है। और एक हमने डिजीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था प्लास्टिक एनीमिया। ठीक होगा। उसके अंदर भी तमाम ब्लड सेल्स का लेवल जो था वो डिक्रीज़ होता था। उसके अंदर क्या होता था कि बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन होती थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रेडिएशन थेरापी की उससे बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो जाती थी और उस वजह से ब्लड सेल्स का लेवल डिक्रीज़ हो जाता था। अब यहाँ तक तो डॉक्टर शाहिद को ये डाउट लग रहा है कि इस बंदे को हो सकता है प्लास्टिक एनीमिया हो, क्योंकि क्लिनिकल फीचर भी वही आ रहे,
फिर डॉक्टर शाहिद ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन और कन्फर्मेटरी डायग्नोज के लिए इन्वेस्टिगेशन मज़ीद करवाई बोन मैरो बायोप्सी कि यार देखा तो जाए इस बंदे के अंदर तमाम ब्लड सेल्स का लेवल डिक्रीज़ है, मसला क्या बोन मैरो के अंदर चल रहा। जब बोन मैरो बायोप्सी करवाई तो बोन मैरो बायोप्सी ने कन्फर्म्ड कर दिया। उसने क्या कन्फर्म्ड किया कि 20% ब्लास्ट सेल्स मिले जो कि एबनॉर्मेलिटी है। ये आपका कन्फर्मेटरी डायग्नोज है। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, बोन मैरो के अंदर लेस देन 2% ब्लास्ट सेल्स होती है, मगर इधर 20% मिल रही है। हमने कहा है कि कैंसर के अंदर हर चीज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जैसा कि इधर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैंसर है। अब हमें क्या पता है कि ये कौन सा कैंसर है, आया कि ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, या क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया है। अब हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें एज ऑन सेट से यहाँ पता चल रहा है। ठीक हो गया। जैसा कि मैंने कहा था कि आपने एज को कभी नहीं भूलना। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को लिखने में काफ़ी देर लग जाती है हमारी लेक्चर के दौरान, तो इसलिए मैंने आज टॉपिक को पहले ही लिख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट जो होते हैं वो मैंने पहले ही लिख लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक हो गया। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इससे हमें पता चल गया कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का मतलब ये है कि ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स के इमेच्योर सेल्स का कैंसर है। ठीक हो गया। अब लिम्फोइड स्टेम सेल्स में कौन कौन से इमेच्योर सेल्स आ जाते हैं, टी लिम्फोब्लास्ट आ जाते हैं, आगे बी लिम्फोब्लास्ट आ जाते हैं। अब इनके कैंसर को हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं। ALA, इनको सिंपली हम ALL कहते हैं। बोन मैरो कैंसर इन विच अनरेगुलेटेड ग्रोथ एंड इंक्रीज प्रोलिफ्रेशन ऑफ लिम्फोब्लास्टिक सेल्स इन द बोन मैरो। ये एक ऐसा कैंसर बोन मैरो कैंसर है जिसके अंदर बोन मैरो के अंदर लिम्फोब्लास्टिक सेल्स की अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है। जब ब्लड सेल्स की अनरेगुलेटेड ग्रोथ होगी तो उनका साइज़ जो होगा, उनका लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जब लेवल इंक्रीज़ होगा तो ब्लास्ट सेल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, जिसको हम कैंसर का नाम देते होते हैं। ठीक हो गया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमनली ओवरऑल ल्यूकीमिया। हमने जितनी भी 4 टाइप्स, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया, ये 4 टाइप्स जो हमने पढ़ी है ल्यूकीमिया की, उनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। उसके बाद कहता है कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन बट लेस कॉमन इन अडल्ट। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ये चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन होता है और अडल्ट के अंदर ये लेस कॉमन होता है। इसकी रेशो जो होती है वो चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, अगर कोई पेशेंट डाउन सिंड्रोम का आपको मिलता है तो उसके अंदर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एक डिजीज़ होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 पर डिफेक्ट होता है। उसके बाद हम इसके क्लिनिकल फ़ीचर देख लेते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर के अंदर हमें क्या मिलता है कि लिम्फोब्लास्ट प्रोलिफ्रेशन, मतलब ये कि इंक्रीज्ड इनकी जो है प्रोलिफ्रेशन हो जाती है, लीड टू। अब जब इनकी प्रोलिफ्रेशन इंक्रीज़ होती है तो हमें क्लिनिकल फ़ीचर क्या मिलते हैं, एनीमिया होता है, डिक्रीज़ HB, इन्फेक्शन, डिक्रीज़ WBC, म्यूकोजल ब्लीडिंग, डिक्रीज़ प्लेटलेट्स मिलती है। अब इसको मैं पेज के ऊपर आपको समझाता हूँ। ये देखें, जैसा कि हमने कहा कि कैंसर्स के अंदर हर चीज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इस बंदे को लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ का कैंसर है। जब लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ का कैंसर होगा तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ पर काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। जब इस पर ज़्यादा काम करेंगे तो माइलॉइड स्टेम सीरीज़ पर काम कम करेंगे, तो यहाँ से फिर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। जब एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो बंदे के अंदर RBC डिक्रीज़ होंगे। जब RBC डिक्रीज़ होंगे तो HB इनडायरेक्टली डिक्रीज़ होगी। जब HB डिक्रीज़ होगी तो बंदे को अनीमिया होगा। जब बंदे को अनीमिया होगा तो सारे क्लिनिकल फीचर आएंगे, पेलर कलर होगा, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, मसल फटीक होगी, उसके बाद डिजीनेस होगी, टायर्डनेस होगी। ये सारे क्लिनिकल फीचर आएंगे। अभी आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि हमने अनीमिया को काफ़ी डिटेल के अंदर किया हुआ है।
उसके बाद ऐसे ही जब इस सीरीज़ के अंदर WBC का लेवल कम होगा तो इनडायरेक्टली इस बंदे को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि WBC जो होते हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो जब WBC का लेवल कम होगा तो इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। उसके बाद जब प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा, हमने कहा था कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1.5 लाख इनका नॉर्मल लेवल होता है, ठीक होगा। अगर 1.5 लाख से कम होते हैं तो बंदे के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। अगर कोई कट लग जाता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती, ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हमने ये भी कहा था कि अगर बंदे के अंदर 8000 से कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स तो बंदे के अंदर क्रेनियल ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी हो सकती है और बंदे की डेथ भी हो सकती है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ये जो होता है ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है और लिवर और स्प्लीन के पास जाता है और वहाँ पे हेपेटोस्प्लीनोमेगैली करवाता है। मतलब ये कि लिवर और स्प्लीन का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करवा देता है। उसके बाद ये जब टेस्टिस के पास जाता है ब्लड के थ्रू मूव करके स्प्रेड करके तो ये टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट करवा देता है, क्योंकि ये एक मलिग्नेंट कैंसर है। दो तरह के कैंसर होते हैं हमारी बॉडी में, एक मलिग्नेंट कैंसर होता है और एक बिनाइन कैंसर होता है। बिनाइन कैंसर जो होता है उसके अंदर स्प्रेड करने की एबिलिटी नहीं होती, जो मलिग्नेंट कैंसर होता है उसके अंदर स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है। उसके बाद जब ये ब्लड के थ्रू CNS के पास स्प्रेड करेगा तो इसके अंदर फिर CNS की एबनॉर्मेलिटी आएगी, जैसा कि डिजीनेस, फटीक, ये सारी एबनॉर्मेलिटी आएगी। उसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं। अब हमें पता है कि लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के अंदर दो तरह के इमेच्योर सेल्स बनते हैं, T लिम्फोब्लास्ट भी बनते हैं और B लिम्फोब्लास्ट भी बनते हैं। अब हमें कैसे पता है कि ये कौन सा ल्यूकीमिया है बंदे को, तो वो हमें टेस्ट बताते होते हैं, वो हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इधर T लिम्फोब्लास्ट भी है और B लिम्फोब्लास्ट भी है। अब ये जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है ये आगे सब क्लासीफाइड करता है दो टाइप्स में। इसको हम प्री बी सेल्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं और दूसरे को प्री टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी कहते होते हैं। प्री बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मोस्टली कॉमन इन चिल्ड्रन। प्री बी सेल्स ये जो है बी लिम्फोब्लास्ट है, ये इनका कैंसर जो है ये मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर होता है। और जब हम बच्चे के अंदर टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कंफर्मेटरी डायग्नोज बनाने के लिए, तो फिर लिम्फोब्लास्ट की सरफेस के ऊपर हमें CD10, CD19 और CD20 ये सरफेस प्रोटीन होती है और ये पॉजिटिव हमें मिलती होती है। ये आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि बंदे को प्री बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है या नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद एक वर्ड आ जाता होता है ट्रांसलोकेशन। इसके साथ हमारा वास्ता काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा वीडियोस में, ठीक हो गया। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का अपनी एक जगह से दूसरे क्रोमोसोम की जगह पे शिफ्ट हो जाना और दूसरे क्रोमोसोम का उसकी जगह पे शिफ्ट हो जाना, इसको हम कहते होते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे कह लें, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये है, इसका ये वाला पार्ट जो है ये ट्रांसलोकेट करता है और इसके इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक हो गया। और इसका ये जो पार्ट है ये ट्रांसलोकेट करता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, इसको हम कहते होते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक हो गया। जैसा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 9 ओवर क्रोमोसोम 22, ये जो होता है ये मोस्ट कॉमनली अडल्ट के अंदर होता है, ठीक हो गया। अडल्ट के अंदर जो होता है वो T एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, ये अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है। हमने कहा कि B सेल्स का जो कैंसर होता है वो मोस्टली चाइल्ड के अंदर होता है और T सेल्स का जो कैंसर होता है वो मोस्टली अडल्ट के अंदर होता है। और जब हम अडल्ट के अंदर हम फिर डायग्नोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लैब्स करवाते हैं तो हमें लिम्फोब्लास्ट सेल्स की सरफेस के ऊपर मार्कर मिलते हैं कुछ CD2 टू CD8 सरफेस प्रोटीन जो होती है ये हमें पॉजिटिव मिलती है उधर। और चाइल्ड के अंदर हमें क्रोमोसोम 12 और क्रोमोसोम
21 की ट्रांसलोकेशन मिलती है। मतलब ये कि क्रोमोसोम 12 जो है ये ट्रांसलोकेट करके क्रोमोसोम इसका कुछ हिस्सा ट्रांसलोकेट करके क्रोमोसोम 21 पर चले जाता है और क्रोमोसोम 21 का कुछ हिस्सा ट्रांसलोकेट करके क्रोमोसोम 12 पर आ जाता होता है। अगर तो ये हमें मिल जाए बच्चों के अंदर तो इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। उसके बाद कहता है कि टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट इन टीनेजर। मतलब ये कि यंगर एजेस में ये प्रेजेंट करते होते हैं टी सेल्स के पेशेंट बाय इंटीरियर मीडियास्टिनल थाइमिक मास ड्यू टू मलिग्नेंट फॉर्म ऑफ मास। अब थाइमिक मास क्या होता है और थाइमिक मास फिर आगे क्या करता है, ये आगे काज करवा देता है प्लूरल एफ्यूजन को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम को ये काज करवाता है। अब ये देखें, ये एक फीमर बोन है, सिंपल डायग्राम, और फीमर बोन है और बोन के अंदर बोन मैरो होती हैं। ठीक हो गया। बोन मैरो के अंदर ये बी सेल्स भरे हुए हैं और ये टी सेल्स भरे हुए हैं सपोज करें। और हमारे दो तरह के बोन्स में जीन्स होते हैं, एक प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन होता है और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि जब बंदे को फॉर एग्जांपल एक शाहद को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन जो होता है ये फिजियोलॉजिकली काम क्या करता है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन। ठीक हो गया। ये टी सेल्स की प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करवा देता है, क्योंकि हमें पता है टी सेल्स फिर आगे मैच्योर होंगे और टी सेल से फिर टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो फिर बी सेल्स से आगे प्लाज्मा सेल्स को बनाते हैं और प्लाज्मा सेल से फिर एंटीबॉडी बनती है जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करती है। ठीक हो गया। अब ये प्रोटो ओन्कोजेनिक का एक ये फिजियोलॉजिकली फंक्शन था जो कि इन्फेक्शन में काम करते हैं। ठीक हो गया। अब किसी बंदे के अंदर कोई भी पैथोलॉजी की वजह से ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है, नॉर्मली ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम ये होता है कि जब ये प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन जब टी सेल्स की प्रोडक्शन करवाते हैं तो ये उसको मेंटेन रखते हैं, ओवर प्रोडक्शन नहीं करवाने देते, उसकी ओवर एक्टिविटी नहीं करवाने देते, एक ख़ास लिमिट के अंदर उसके प्रोडक्शन को ये इंक्रीज़ करवाते हैं प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन। अब अगर किसी बंदे के अंदर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन ही डैमेज हो जाता है या डिफेक्ट हो जाता है, तो जब बंदे के अंदर ये डिफेक्ट हो गया तो प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन को कंट्रोल करने वाला कोई बंदा ही नहीं होगा और प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन जो होगा ये अपनी औकात भूल जाएगा। ठीक हो गया। जैसा कि अब बच्चे जो है वो क्लास में बैठे होते हैं और उस्ताद जो है वो सामने बैठा होता है, उस्ताद का एक डर होता है बच्चों के ना दिल में, तो बच्चे बड़े सुकून से डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। और जैसे ही उस्ताद क्लास से बाहर होता है तो बच्चे जो है वो अपनी अंदर की जो बच्चेगाना हरकतें और अपने अंदर की शरारतों को फिर बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं क्लास के अंदर। उन्होंने अपनी फिर एक्टिविटी जो होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटी जो होती है क्लास के अंदर, वो शो करते हैं। इसी तरह प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन जो होता है इसको कंट्रोल करने वाला सेम लाइक जैसे टीचर बच्चों को कंट्रोल करता है, इसको ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, वो एक लिमिट के अंदर इसको चलाता है। जब ये ही नहीं होगा तो ये प्रोटो ओन्कोजेनिक जीन जो होगा ये अपनी लिमिट से ओवर एक्टिवेट कर जाएगा और ये टी सेल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन करवाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो टी सेल्स जो होंगे ये थाइमस के पास जाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि टी सेल्स की प्रोडक्शन बोन मैरो से होती है और ये मैच्योर जो होती है ये थाइमस में जाके होती हैं। जब ये थाइमस के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो उधर उनको मैच्योरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। जब मैच्योरेशन का टाइम नहीं मिलेगा तो ये थाइमिक मास उधर इकट्ठे होते जाते हैं और थाइमिक मास बना देते हैं। और ये जो थाइमिक मास होता है ना, हमें पता है कि एंटीरियर मीडियास्टिनस के पास सुपीरियर वेना केवा और एओर्टा परे होती हैं। ठीक होगा। ये जो थाइमिक मास है ये फिर एंटीरियर मीडियास्टिनल के ऊपर प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाता है तो बंदे के अंदर फिर सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम करवाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह सेम लाइक जब किसी बंदे के अंदर बी सेल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होती है और मैचुरेशन भी बोन मैरो में होती है, ये हमें बड़े अच्छे से पता है। अब किसी बंदे के अंदर उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उनको जो है वो मैचुरेशन का टाइम नहीं मिलेगा।
जब उनको मैचूरेशन का टाइम नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होंगी, तो वो जब ब्लड वेसल्स में जाएंगे, सपोज़ करें कि ये ब्लड वेसल्स चल रही इस पास, तो जब ये बी सेल्स ब्लड वेसल्स में जाएंगे तो ये इमेच्योर होंगे, इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, ये ब्लास्ट सेल्स होंगे, तो ल्यूकीमिया होगा ब्लड सेल्स में जब जाएंगे, तो इसको हम फिर बी सेल्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते होते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है कि ये जो प्रोटोन को उसके बाद कहता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। जैसा कि हमने कहा है कि किसी भी वजह से बंदे के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और उसकी वजह से प्रोटोऑन्कोजेनिक जीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं वो इनहिबिट हो सकते हैं। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी दो तरह की होती है, एक स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है और एक एबनॉर्मेलिटीज़ इन नंबर। पहले हम एबनॉर्मेलिटीज़ इन नंबर को डिस्कस करेंगे और फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, 2 सेट होते हैं। ठीक हो गया। 23 क्रोमोसोम ही फादर की तरफ होते हैं और 23 ही क्रोमोसोम मदर की तरफ होते हैं। ठीक हो गया। वन साइडेड क्रोमोसोम जो होते हैं 23, इनको हम कहते होते हैं हैप्लॉइड। याद रखें, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। जब ये दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, टोटल कितने होते हैं नॉर्मल बंदे के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, तो इसको हम कहते होते हैं डिप्लॉइड। एक वर्ड होता है ईओप्लॉइडी। ईओप्लॉडी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम 26 क्रोमोसोम्स को 46 क्रोमोसोम्स को हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं और 69 आता है। इस कंडीशन को हम ईओप्लॉइडी कहते होते हैं। ठीक हो गया। इफ़ डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई बाय 23 दैट इज़ कॉल्ड ईओप्लॉइडी। और एक कंडीशन होती है एनईओप्लॉइडी। एनईओप्लॉइडी मतलब ये है कि हम 23 से मल्टीप्लाई नहीं करते। इसके अंदर क्या हो सकता है, या तो क्रोमोसोम्स का लेवल जो है वो 26 से ज़्यादा हो सकता है या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 से कम हो सकते हैं। तो जब ये कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और करेक्ट आंसर कैसे आएगा। और एक होता है हाइपरप्लॉइडी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, क्रोमोसोम्स का लेवल जो है वो 46 से इंक्रीज़ हो सकता है। अगर तो क्रोमोसोम्स का लेवल 46 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम हाइपरप्लॉइडी कहते होते हैं। और अगर क्रोमोसोम्स का लेवल जो है वो 46 से कम आ जाता है पेशेंट के अंदर तो इसको हम हाइपोप्लॉइडी कहते होते हैं। और याद रखें, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के पेशेंट कुछ के अंदर हाइपरप्लॉइडी की कंडीशन होती है और कुछ के अंदर हाइपोप्लॉइडी की कंडीशन होती है। ठीक हो गया। हाइपरप्लॉइडी जो होती है ये गुड प्रोग्नोसिस इसकी होती है, देन हाइपोप्लॉइडी। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर मोस्ट कॉमनली जो आती है वो टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 की ट्रांसलोकेशन आती है। ठीक हो गया। इसके अंदर ट्रांसलोकेशन कैसे आती है, फ़र्ज़ करें कि सपोज़ करें ये क्रोमोसोम नंबर 22 है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। अब होता क्या है कि क्रोमोसोम 22 का कुछ हिस्सा जो है ना, ज़्यादा हिस्सा वो डिटैच होता है और वो चले जाता है क्रोमोसोम 9 पर, और क्रोमोसोम 9 का थोड़ा सा हिस्सा डिटैच होता है और आ जाता है ऐसे क्रोमोसोम 22 पर। और रिजल्टेंट क्या होगा, जब इसका ज़्यादा हिस्सा डिटैच होगा, इसका कम होगा, तो इसका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है क्रोमोसोम 22 का। और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे आता है, हमें सीन कहाँ पे मिलता है, ये हमें मिलता है टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर। और इस कंडीशन को हम कहते होते हैं फिलाडेल्फिया। ठीक हो गया। ये फिलाडेल्फिया 3 to 6% सीन इन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन के अंदर हमें फिलाडेल्फिया जो होता है ये 3 to 6% मिलता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की कंडीशन के अंदर, जबकि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की कंडीशन जो कि हमने कहा था कि टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो कि मोस्टली अडल्ट के अंदर होता है, उनके अंदर हमें फिलाडेल्फिया जो होता है ये 30% मिलता होता है। फिलाडेल्फिया जो होता है ये मोस्ट कॉमनली हमें क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया के अंदर मिलता होता है और उधर ये 90 to 95% हमें पॉजिटिव मिलता है। उसके बाद ये देखें क्रोमोसोम नंबर 9 जो होता है ना, इसके एंड वाले एरिए पर एक जीन होता है, उसका नाम होता है ABL जीन। अब ये ABL जीन क्या करता है, ये जीन जो होता है ये ABL प्रोटीन को रिलीज़ करता है और ये ABL जीन पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है ट्रायोसिन काइनेज एंजाइम। जब इस ABL जीन पर ट्रायोसिन काइनेज एंजाइम काम करता है तो रिजल्टेंट क्या होता है कि ABL प्रोटीन रिलीज़ होती है और ABL प्रोटीन क्या करती है, ये आगे फिर मल्टीप्लिकेशन करवाती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये क्रोमोसोम 9 का जो लास्ट वाला एरिया होता है ना, ये डिटैच हो जाता है। ये ABL जीन जो होता है ना, ये डिटैच होता है और ये क्रोमोसोम 22 का जो लास्ट वाला एरिया होता है वहाँ पर एक जीन होता है जिसका नाम होता है BCR। ठीक होता, ये डिटैच होता है और उधर जाके अटैच हो जाता है और रिजल्टेंट क्या बना देता है, BCR ABL जीन, और ये कंटिन्यूसली बनते रहते हैं जब, और ये बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक था हमारी ये सारी आगे हेडिंग्स जो हमने दी थी और एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं। हमने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की 2 टाइप्स को पढ़ लिया, उसके अंदर हमने B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पढ़ लिया और T एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पढ़ लिया। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 2 तरह के कैंसर होते हैं। जो B लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है वो मोस्टली चाइल्ड के अंदर होता है और T एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है वो मोस्टली अडल्ट के अंदर होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आया कि इस बंदे को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है या नहीं है। देखें, उसके लिए हम एक टेस्ट करवाते होते हैं, वो होता है CBC टेस्ट से हमें ये पता चलता है, ये हमें शो करता है HB का लेवल डिक्रीज़ शो करता है, प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज़ शो करता है और WBC का लेवल भी डिक्रीज़ शो करता है। ठीक हो गया। जब HB का लेवल डिक्रीज़ होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, अनीमिया होगा, पेशेंट के अंदर हेडेक, मसल फटीक, उसके बाद पेलर, मसल पेन, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। जब प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो पेशेंट के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, गम्स से ब्लीडिंग होगी, म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी। जब WBC का लेवल कम होगा तो पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी वीक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो मेन इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं वो होती है ये। उसके बाद हम कन्फर्मेटरी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो ये होती है हिस्टोकेमिकल। जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हमें TDT पॉजिटिव मिलती है, TDT पॉजिटिव। अब TDT क्या होती है, टर्मिनल डाईऑक्सीडेज ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया, डाईऑक्सीटिडल ट्रांसफेरेज ये एक प्रोटीन होती है और ये हमें पॉजिटिव मिलती है। उसके बाद जब हम बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं तो बायोप्सी हमें हाइपर सेलुलर ब्लास्ट शो करती है मोर देन 20%। ठीक होगा, इसके अंदर बायोप्सी हमें मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स का लेवल शो करती है। उसके बाद हमने जो कन्फर्मेटरी हमारा डायग्नोज जहाँ से बनता है कि आया कि ये पेशेंट के अंदर T सेल है या B सेल्स है, तो वो ये होता है। अगर तो पेशेंट को T एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा तो उसके
लिम्फोब्लास्ट सेल्स की सरफेस के ऊपर CD2 टू CD8 प्रोटीन जो होगी ये पॉजिटिव मिलेगी। और अगर किसी को बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा तो उसके अंदर लिम्फोब्लास्ट सेल्स की सरफेस के ऊपर CD10 जो होगी वो पॉजिटिव मिलेगी। इस बंदे का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी जो होती है ये एक गुड रिस्पॉन्स देती है। और कीमोथेरेपी के अंदर हम एक मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसका नाम है, ड्रग का नाम है इमाटिनिब मेजिलेट ड्रग। और ये ड्रग हम कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया।